अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपकी खिदमत में दोबारा इंश्योरेंस मैटर्स के साथ हाजिर हैं। लास्ट हमारा जो एपिसोड था वो लाइफ इंश्योरेंस के ही मुतालिक था और आज हम उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ बाबर हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट एडवाइज़र हैं और उनके साथ हम उस गुफ्तगू को मज़ीद फॉरवर्ड करते हुए आपको और मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने फ़ोन किए और हमसे मालूमात हासिल की। हमें इस बात से बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि लोगों में अवेयरनेस है और वो और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक प्रोग्राम किया था उसमें बाबर ने टर्म इंश्योरेंस एंड परमानेंट इंश्योरेंस के बारे में हमें बताया था। तो मैं बाबर से यही दरख्वास्त करूंगी कि उसको पहले थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में अगर बता सकते हैं उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमारा पिछला प्रोग्राम नहीं देखा था। तो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको बाबर चुगताई से और फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें इन टर्म इंश्योरेंस और परमानेंट इंश्योरेंस के मुतालिक थोड़ा सा मज़ीद बता दें। तो अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक था और जिसमें एक तो हमने टर्म इंश्योरेंस और परमानेंट इंश्योरेंस के बारे में बात की और नाजरीन को बताया कि ये टर्म और परमानेंट इंश्योरेंस क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, किन किन लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होती है और किन के लिए परमानेंट होती है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा पिछला प्रोग्राम नहीं देखा कि जो टर्म इंश्योरेंस होती है वो एक टेम्प्रेरी नीड्स के लिए होती है। ये ऐसे ही होती है जैसे रेंटल चीज़ होती है और परमानेंट ऐसी होती है जैसे आप ओन करते हैं और ये परमानेंट नीड्स के लिए होती है। ज़्यादातर लोग जो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं वो टेम्प्रेरी नीड्स जैसे कि मॉर्गेज लोन्स, कार लोन, इस तरह लाइन ऑफ क्रेडिट, इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस ली जाती है। परमानेंट इंश्योरेंस जो कि नाम से पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है और इसमें सर्टेन केसेस में आपके पैसे भी जमा होते हैं और ऐसी नीड्स कवर की जाती हैं जिनकी लॉन्ग रन में आपको ज़रूरत होती है, जैसे कि फाइनल एक्सपेंस हो गए, टैक्सेशन होगी, इन चीज़ों को कवर करने के लिए आप अपनी फैमिली के लिए कोई लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, बच्चों के लिए, पोतों के लिए, उसके लिए परमानेंट इंश्योरेंस होती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने पिछले प्रोग्राम में कुछ ऐसी जब इंट्रोडक्शन में ये भी चीज़ें कवर की थी कि इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए और किस किस्म की इंश्योरेंस होती चाहिए और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक फैमिली को कितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले प्रोग्राम में जी डिस्कस की थी। तो लेकिन जो मेन चीज़ हमने जिस पे फोकस किया था वो टर्म और परमानेंट इंश्योरेंस थी। तो आप मुझसे एग्री करेंगे कि लोगों में लाइफ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो लोग बहुत हेजिटेट होते हैं, थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि उसमें हमारे कहीं ना कहीं डेथ का जिक्र आता है। हालांकि अगर हम देखें, मैं पर्सनली अगर सोचूं उसको तो हम सारी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हम अच्छी से अच्छी लाइफ प्रोड्यूस करने में, उनको अच्छी से अच्छी लाइफ मुहैया करने में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी अगर हम इस व्यू से देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए उनको हमारे अपने बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें, तो मेरे ख्याल में ये पार्ट ऑफ एक लाइफ, डेली लाइफ। जी बिल्कुल, आप क्या समझते इसमें इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि अक्सर लोग इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं, इस बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये डेथ से मुतल्लिक है। हालांकि हम सब जानते हैं कि डेथ एक ऐसी चीज़ है कि आनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसलिए डिस्कस करना चाहिए कि आपको अगर कुछ हो जाता है आपके जाने के बाद, आपने जो जो अपने एसेट्स बनाए हुए हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो कर्जे हैं, उनको किस तरह आप प्रोटेक्ट करके अपनी फैमिली के लिए चलेंगे। जाने वाला तो चला गया, उसको तो हम ला नहीं सकते। ताकि हमारे बाद उनको कोई इस तरह की सिचुएशन में पढ़ते वक्त उनको कोई हेजिटेशन ना उनके पास कुछ हो। बिल्कुल, और राइट। उसमें इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए और उसको प्लान करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें, आप अपने बजट का कुछ परसेंट निकाल के इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके आगे चल सकते हैं, ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को मैनेज करने में लाइफ की डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए इस बारे में बड़ा ज़रूरी है कि आप ओपन डिस्कशन करें एज अ फैमिली और हर डिफरेंट एंगल से देखें
और जो जो आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए आपको। आपने भी टर्म इंश्योरेंस और परमानेंट इंश्योरेंस का डिफरेंस बताया। टर्म इंश्योरेंस बंदा लेता है अमूमन उस वक्त के जब उसके पास लिमिटेड फंड होते हैं जी प्रीमियम देने के लिए। अभी यही आपने एक्सप्लेन किया था, राइट? तो उसमें यह है कि अगर हमने आज परमानेंट हमने टर्म इंश्योरेंस ली है और साल 2 साल 3 साल के बाद हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए परमानेंट में, तो इसकी कोई मुद्दत होती है कि देखिए डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और आपने कौन सी पॉलिसी ले रखी है। जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं इसमें ऑलवेज ऑप्शन मौजूद होती है कि आप इसको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं और रिन्यूएबल की ऑप्शन भी मौजूद होती है। तो उसमें आप पॉलिसी के मुताबिक अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप ये एडवाइज़र से ज़रूर पूछें कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड है और कितने अरसे के बाद हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं या इसको हम रिन्यू करवा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी ऐड करता चलूँ, अक्सर हमारे जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं वो ये चीज़ भूल जाती है कि जब इसकी रिन्यू होती है तो प्रीमियम क्या होता है। ऑब्वियसली 10 साल या 20 साल के बाद आपकी एज वैसे नहीं रहती, आपके जो कंडीशन आपकी फ़िज़िकल बॉडी में चेंजेस हो जाती है, आप कोई बीमारी आपको लग सकती है। तो उसके मुताबिक बड़ा ज़रूरी है कि आप वो ज़रूर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं आप ये ज़रूर देखें कि रिन्यूएबल जब होती है उस वक़्त नया प्रीमियम क्या होता है, उसको अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि अदरवाइज़ समटाइम्स केसेस में काफ़ी ज़्यादा ये प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अगर आप पहले पॉलिसी ले रहे हैं तो शुरू में इस बात को अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा और उसके मुताबिक टर्म का चॉइस कीजिए आप। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मुद्दत क्या होती है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस आमतौर पे 10 साल 20 साल 25 साल या 30 साल डिपेंडिंग ऑन कोई मैक्सिमम है इसमें या इसमें हर कंपनी डिफरेंट इट वेरी डिपेंड्स करता है कि आप किस कंपनी की ले रहे हैं और कितनी मुद्दत की ले रहे हैं। बेसिकली इसको आप अपनी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मॉर्गेज है, आप मॉर्गेज के साथ लिंक करके जितने अरसे की आप मॉर्गेज ले रहे हैं उतनी की आप टर्म भी ले सकते हैं ताकि आपकी मॉर्गेज की उसको कवर कर सके। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी मॉर्गेज की सारी अमाउंट इस टर्म इंश्योरेंस के थ्रू पेड अप हो जाए, तो इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरे 2 सवाल इसमें निकलते हैं। वो ये कि पहली बात तो ये कि अगर हमने मिसाल के तौर पे टर्म इंश्योरेंस ली है, हाँ, 150,000 की, हम उसको उसके अमाउंट को बढ़ाना चाहें, उसकी क्या कंडीशन है? और दूसरी ये कि अगर उसकी मुद्दत किस तरह बढ़ाई जा सकती है? देखिए अगर 20 साल की ली है तो क्या वो 30 साल की हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आप उसमें ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आप उसको टर्म को भी बढ़ाया जा सकता है और अमाउंट को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही आप कोई टाइम फाइनेंशियली लिमिट होता है उसमें? टाइम अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस कंपनी की पॉलिसी ले रखी है और उसमें वो क्या ऑप्शंस मौजूद है कि ऑप्शंस नहीं। मौजूद जी हैं? हाँ, बिल्कुल ये सारी ऑप्शन देखी जा तो ये सकती हैं। सारे ऑप्शंस हर इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड मोर ऑफर और करती लेस है? जी, मोर और लेस ज़्यादातर कंपनियां ये ऑफर्स आपको प्रोवाइड करती हैं। आप रिन्यू और कन्वर्टेबल ऑप्शंस तो मौजूद इट होती मींस हैं। दैट जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, चाहे वो टर्म है चाहे वो परमानेंट है, आपको ये छोटी छोटी बारीकियां जरूर देखनी चाहिए और डिस्कस करनी बिल्कुल चाहिए। ये आपकी एक एजेंट की भी जिम्मेदारी होती है और आपके भी ये कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, जो जो आपको क्वेश्चन इस सिलसिले में आपके जहन में आती हैं आप ज़रूर पूछें, क्योंकि कल को आप प्रीमियम दे रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आपकी आने वाली लाइफ पे पड़ता है। सही बात है। तो आप नहीं चाहते कि मेन जो चीज़ आपने देखना है कि एट द एंड आपको पैसे मिलती है कि नहीं। अदरवाइज अगर आप 5 साल भी दे रहे हैं लेकिन कल को अगर आपको पैसे नहीं मिलते किसी भी वजह से तो वो पॉलिसी आपके लिए यूज़फुल नहीं होती। बिल्कुल। तो ये सारी जैसे अब आपने ये सारी एक एक चीज़ें आपको बैठ के मेंशन अपने एजेंट से करें, क्वेश्चन पूछे और इसमें क्लैरिफिकेशन ज़रूर लें कि बेस्ड ऑन जो वो पॉलिसी ले रहे हैं क्या मुद्दत क्या है, कितने सालों के बाद आप उसको कन्वर्ट करवा सकती हैं, कितने साल तक आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर के लिए। अच्छा, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। ये बताएं कि इसको खरीद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी हो कैसे खरीदी जा सकती है, कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं। एक तो इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक आप होते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह दोनों पार्टी का एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। सम
टाइम्स ये होता है कि आप तो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी ना दे। तो उसमें हम एक प्रोसीजर से गुजरे हैं जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपका पहले नंबर पे क्वेश्चनियर्स होते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है डिटेल के साथ। आपकी हेल्थ के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, आपका बेनिफिशरी पूछा जाता है, आपके डॉक्टर के मतलब पूछा जाता है। उसकी बेस पे जब एप्लीकेशन सबमिट की जाती है तो वो अंडर राइटिंग में जाती है। उसके साथ साथ ज़्यादातर पॉलिसीज़ में चंद एक्सेप्शंस भी होती हैं कि आपको पैरामेडिक के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें एक नर्स आती है, वो आपसे क्वेश्चनियर करती है, ब्लड प्रोफाइल होती है, यूरिन ब्लड लिया जाता है, उसकी बेस पे वो रिज़ल्ट भेजे जाते हैं अंडर राइटिंग में। और डिपेंडिंग ऑन द एज एंड क्लाइंट्स कंडीशन, समटाइम्स आप APS जिसको हम कहते हैं वो भी रिक्वेस्ट किया जाता है, जो कि एक अटेंडिंग फिजिशियन जो देख रहा होता है क्लाइंट को, उससे एक स्टेटमेंट ली जाती है उनकी हेल्थ के मुतालिक। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, इसमें 4 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है, पहले भी हो सकता है। उसकी बेस पे एक फ़ैसला किया जाता है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगी कि नहीं, और जितनी आपने अप्लाई की हुई है उतनी दी जाएगी या कम दी जाएगी, या रेटेड पॉलिसी, रेटेड मीन कि आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से आपका रिस्क लेवल बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ों की बेस पे एक फ़ैसला किया जाता है और उसको फिर ऑफ़र किया जाता है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप वो ऑप्शन लेते हैं या नहीं। आप पॉलिसी को ले सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी कोई मिनिमम उम्र या मैक्सिमम एज होती है कि नहीं, इस उम्र से पहले नहीं ली जा सकती और इस उम्र के बाद तक नहीं नहीं, कंटिन्यू हो सकती? सच एज़ कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन कुछ कंपनियों ने अपनी मैक्सिमम रखी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 20 साल की टर्म ले रहे हैं तो उनकी अगर मैक्सिमम लिमिट 70 तक है तो वो उस हिसाब से उस एज के बाद आप उससे ज़्यादा टर्म की नहीं ले सकते। तो ये हर इंश्योरेंस कंपनी की अलग 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 होती है। मोस्टली कंपनीज प्रीटी मच सेम होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी यू आर चूजिंग। आपकी बातें सुनने के बाद ये पता चलता है, पर पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि एक एडवाइजर और एक क्लाइंट के दरमियान एक बहुत ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, वरना क्योंकि आप इतनी एक सीरियस प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो क्लाइंट का आपके ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। इसी सूरत हाल से मैं गुजरी हूँ कि जब मेरे हस्बैंड ने पॉलिसी ली तो हमारे जो एडवाइज़र थे उन्होंने कुछ बातें विदहेल्ड करी, कुछ बातें उन्होंने फॉर्म में लिखी, जो इन्फॉर्मेशन उनकी एप्लीकेशन थी। ये उस वक्त हम लोगों ने बिल्कुल नहीं नोट किया कि उसमें क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं, कि हमें सिर्फ ये था कि हाँ हम बोल रहे हैं, वो हमसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो लिख रहे हैं, तो इसी ट्रस्ट पे कि जो हम बता रहे हैं वो लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि उनको अपनी कमीशन के लिए अपनी ये पॉलिसी सेल करनी थी, ये हमें बाद में बहुत गलत एक्सपीरियंस हुआ कि हमारा इन्फॉर्मेशन जो थी वो करेक्ट नहीं थी। जी, इसमें मैं आपका रोल तो बहुत अहम हुआ इस मामले में। जी हाँ, हमारा रोल भी अहम होता है, और मैं ये समझता हूँ कि एज अ क्लाइंट मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि जैसे ही आपके पास पॉलिसी आ जाती है तो आप उसको गो थ्रू हों, उसी वक्त आप सारी इंफॉर्मेशन चेक करें, क्योंकि कल को अगर एडवाइज़र नहीं भी मौजूद, आपने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से डील करना है, राइट। और आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि उनके पास वही इंफॉर्मेशन है जो आपने उनको दे रखी है। उसमें आप सारी डिटेल चेकें, और स्पेशली मैं जैसे आपकी सिचुएशन में और ज़्यादातर लोगों में जो इशू होता है वो मेडिकल से रिलेटेड होता है। कुछ एग्जैक्टली। चीज़ें डिस्क्लोज की जाती है, कुछ नहीं। तो मैं सब क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप मेक श्योर करें कि सारी इन्फॉर्मेशन जैसी आपने दी है एक्यूरेटली, अगर उसमें कोई चेंज है तो उसी वक्त करें, ना कि क्लेम के टाइम। बहुत ज़रूरी है ये एस्पेक्ट, जी बिल्कुल। क्योंकि ये पूरा बेस करता है आपके क्लेम के वक्त जी कि कैसे अफेक्ट करता है ये। देखें, जो असल बात है, मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहूँगा कि पॉलिसी लेना कोई बड़ी बात नहीं। मेन जो चीज़ होती है कि क्लेम आपको मिलना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें
इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम डिनाई कर सकती है, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जब इंफॉर्मेशन सही तरह डिस्क्लोज नहीं की जाती तो आप इनवॉलंटरीली इंश्योरेंस कंपनी को एक राइट मिल जाता है कि आपका क्लेम डिनाई करने सही। का। तो मेक श्योर सबसे मैं ये कहूँगा कि आप नहीं चाहते कि उस वक्त एक तो ट्रेजेडी हुई होती है और दूसरा इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपको क्लेम डिनाई हो जाए, तो हमने देखा है कि फैमिली डेवस्टेट ऑलरेडी होती है, तो बिल्कुल आप destroyed हो किसी भी जाते हैं। किस्म की सिचुएशन में इस चीज के मुतालिक आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपका क्लेम आपको प्रॉपरली मिल जाए। तो ये जब आपके पास फाइनल कॉपी आती है, आपका प्रूफ हो जाता है, जब आपको वो एक जी, फोल्डर देते जी। हैं, तो उसके बाद कितना टाइम होता है हमारे पास कि हम उसको देखें और उसको पढ़ें और उसमें कोई चेंजेस करनी है बस देखिए तो हम कर देखिए सकें? उसमें सच एज कोई हार्ड रिटन रूल नहीं है कि जिसमें आपको, लेकिन मैं क्लाइंट को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि पहली ही जैसी ही आपको मिलती है उसमें आप इस चीज को देखें और मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट है वहाँ पे। तो फिर ये भी जरूरी हुआ कि अगर फाइनेंशियल सिचुएशन में या फैमिली की सिचुएशन में कोई भी चेंजेस आती हैं, मिसाल के तौर पे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है या फैमिली में आपके बेनिफिशरीज में कोई प्रॉब्लम आती है कि आपने 3 बेनिफिशरीज रखे हैं और फॉर सम रीजन एक बेनिफिशरी चले गया, तो यू नीड टू आपको इंश्योरेंस कंपनी update में, that. बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप अपने एडवाइजर के साथ इन टच रहें और इस चीज को जैसे ही कोई चेंज आती है लेट इंश्योरेंस कंपनी नो। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया बाबर। हम थोड़ी ब्रेक पे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह 2 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as the miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.
Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. वेलकम बैक नाजरीन। हम बाबर से सवाल जवाब का और इन्फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। बाबर, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी पॉलिसी ही के मुतालिक, तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि लोग, अगर मैं पॉलिसी होल्डर हूँ तो मेरे लिए कितना ज़रूरी है कि मैं अपनी फैमिली, जो बेनिफिशरीज हैं या जो ट्रस्टी हैं, उनको डिस्क्लोज करूँ। ये स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको, जैसे आपने मेंशन किया, आपको ट्रस्टी होना चाहिए। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो उनको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है या और दूसरी प्रोडक्ट्स ले रखी हैं, ताकि उसका प्रॉपर तरीके से फ़ायदा उठाएं। और आपको ये भी बताना चाहिए कि आपका एडवाइज़र कौन है, ताकि इस सिचुएशन में वो आपके अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सके। और एज ए एडवाइज़र जिससे भी आप डील कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसने आपको क्लेम फॉर्म दे रखी है, उसने आपको इंश्योरेंस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, पॉलिसी नंबर, वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हो। क्योंकि उस वक़्त जाने वाला तो जा चुका होता है, लेकिन उसकी इस चीज़ में जितनी हेल्प की जा सके उसकी फैमिली की उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, बजाय कि वो स्क्रैम्बल करते फिरे कि कहाँ कागजात रखे हैं। हाँ। तो इस सिलसिले में हमने अपने क्लाइंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि पॉलिसी का नाम, नंबर, हर चीज़ क्या क्या उन्होंने ले रखी है, और क्लेम फॉर्म, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है उनके पास होनी चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए, ऐसे जैसे हम फोन डायरेक्टरी रखते हैं। जी बिल्कुल, राइट जी। तो ये कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर, एडवाइजर का नाम, उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि जब ऐसा कुछ साना होता है और तो वैसे ही समय ऐसा होता है कि आपका दिमाग कहीं और नहीं जाता। जी बिल्कुल। और बल्कि और ज्यादा आप कंफ्यूज हुए होते हैं। तो आपके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन हो तो आपके बिहाफ में कोई और भी ये काम कर सकता है। आपके क्योंकि ये आपकी एक प्राइवेट, हाँ इन्फॉर्म, लेकिन जो प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो वो वही लोग जो बेनिफिशियरी होते हैं वही बात कर सकते हैं, या ट्रस्टी होते हैं अगर बच्चे छोटे होते हैं। तो क्योंकि ये एक बहुत प्राइवेट मैटर होता है, प्राइवेट डील होती है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों से ताल्लुक करती है जिनका नाम दिया होता है, उन्हीं से वो डील करती है। एक वक्त में कई पॉलिसीज ले सकते हैं, जरूरी है कि उसी, अगर ले सकते हैं तो क्या जरूरी है कि उसी कंपनी से लें, किसी और कंपनी से ली जाए? देखिए, एक वक्त में आप पॉलिसीज ले सकते हैं, उसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं, एज लॉन्ग एज कि आपकी पॉलिसी अप्रूव हो जाए। अप्रूव होने का ये मतलब है, एक तो हेल्थ कंडीशन और दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप 3 मिलियन की पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं है कि आप 3 मिलियन, आपने ऑलरेडी 3 मिलियन या 2 मिलियन की ले रखी है, उसमें आप एडिशन करो, तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी देखी जाती है। इसीलिए जो एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चनियर होता है आपकी फाइनेंस के मुतालिक कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, आप जॉब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें वो काउंट करते हैं और फैक्टर इन करते हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखना बड़ी ज़रूरी है कि लेने में आप ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज के इंश्योरेंस कंपनी उसको अप्रूव कर सके। सॉरी, ट्रस्टी के हिसाब से मुझे एक और भी बात याद आई जो आज हम लोग बात कर रहे थे, कि आप एक एक्सपीरियंस बता रहे थे कि दोनों पेरेंट्स का एक्सीडेंट में गालिबन डेथ हो जाती है और उनके पास कोई ट्रस्टी नहीं था, कुछ इस तरह की सिचुएशन ये थी कि इंश्योरेंस तो उन्होंने ले रखी थी, लेकिन ट्रस्टी नहीं था, उनके बच्चे छोटे थे, अंडर 18 थे। तो इस सिलसिले में बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है कि जो बेनिफिशरी होते हैं वो तो दुनिया से चले जाते हैं किसी हादसे में, जैसे हस्बैंड गया, वाइफ भी चली गई, लेकिन जो उनकी बेनिफिशरी को जो अमाउंट मिलना होती है, अब वो
ट्रस्टी अगर नहीं होता तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो तो जाती है। उनके सिलसिले में क्या हुआ था? उनके सिलसिले में आप इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो उस चीज़ को ऑनर करें, बिकॉज उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होता है कि अगर चिल्ड्रन अंडर 18 है तो उसके लिए ट्रस्टी होना लाजमी है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द केसेस कि आप उसको कैसे हैंडल करते ये तो हैं। बड़ी सैड सी बात हुई कि आपने सैड इसलिए हुई कि आपने सारी उम्र प्रीमियम दिया या आपने अच्छी कमिटमेंट की, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप लाइट ना लें। अगर आप बच्चों को बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं तो ट्रस्टी ज़रूर रखें। दूसरा ये भी ऑप्शन मौजूद होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप एक बेनिफिशियरी की जगह ऐसा बेनिफिशियरी रख सकते हैं कि अगर एक बेनिफिशियरी को कुछ होता है तो उसके बाद वो बेनिफिशियरी Second बन जाते हैं, beneficiary, सेकंड right. बेनिफिशियरी, सही। कंटेंजेंट बेनिफिशियरी उसको हम कहते हैं। तो ये सारी डिटेल आपके लिए समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है ताकि कल को आपको इस क्लेम लेते हुए It's कोई not प्रॉब्लम ना हो। इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको इजी नहीं लेना चाहिए कि हमने साइन किया और जी डील डन हो गई। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब आप ट्रस्टी रखते हैं तो आपको ट्रस्टी को भी बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अपने बच्चों के लिए किसी अंकल को ट्रस्टी बनाते हैं तो हमने ये भी देखा कि लोग अंकल को इन्फॉर्म भी नहीं करते कि उनका नाम एज ए ट्रस्टी दिया गया हुआ है, उनका फ़ोन नंबर चाहे दिया वो ओवर 18 भी हो जाए जब भी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। और मैं यही क्लाइंट को कहता हूँ कि आफ्टर 18 यू शुड चेंज इट, यू शुड चेंज द बेनिफिशियरी टू एक्चुअल पीपल, लेकिन वाइल दे आर 18 मेक श्योर द ट्रस्टी नोज कि उनको ट्रस्टी बनाया गया है, क्योंकि अक्सर औकात लोगों को पता ही नहीं होता कि हम ट्रस्टी हैं। वैसे पीरियडिकली क्लाइंट को एडवाइजर के साथ और एडवाइजर को क्लाइंट के साथ इन टच रहना चाहिए, जहां जैसे आप बता रहे हैं, ताकि अगर कोई चेंजेस हालात में आते हैं तो वो पता होना चाहिए, उससे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है। इसमें मैं अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि हम लोग 6 महीने या 8 महीने के बाद अपने क्लाइंट से मिलते हैं, हम सारा उसको उनकी फाइल को स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या क्या ले रखा है देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है सिचुएशन की। अब यहाँ पे रहते हुए हर एक की सिचुएशन चेंज होती है, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपकी जॉब चेंज होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व रहें। एज एडवाइज़र आपकी भी जॉब बनती है और एज अ पॉलिसी ओनर आपको भी चाहिए कि अपने एडवाइज़र से आप वक्तन फ़वक्तन इस बारे में बात करते रहें, ताकि आपका कल को बेनिफिट हो और आपको क्लेम वगैरह या ऐसी चीज़ सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एक कॉल आई थी साहब की, आपको मैंने बताया भी था, मैं चाहती हूँ कि हम कैमरे के आके नाज़रीन के साथ उसको शेयर करें। उनका कहना यह था कि जी हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लें, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास घर है, मेरा अपना बिजनेस है जो कि कई $1000 वर्थ करता है, मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरी फैमिली उसको बेच के अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह कर सकती है, आपकी इंश्योरेंस से ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। तो उसका जवाब आपने उनको दिया था, आप वही जवाब। जी हाँ, नॉर्मली जो होता है कि मैं किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं चाहूँगा कि हमने मैं उनकी इजाजत ली थी, तो हाँ। हमने उनसे कहा था कि हम इसको दूसरों को भी पहुंचाएंगे, तो हम नाम नहीं ले रहे। बेसिकली जब हम सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें लोग कहते हैं कि जी हमारे पास, तो इस तरह के काफ़ी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, तो हमारे पास सब कुछ है, पैसा हर चीज़ है, तो हमें क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस लेने की। इसका रिसेंटली एक हमारे सामने एग्जांपल आई है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, अच्छा था उनका, गाड़ियों का काम था, सारा कुछ चल रहा था, लाइबिलिटीज़ भी कुछ नहीं थी खास, घर भी मतलब मॉर्गेज वगैरह थी, लेकिन आपको जैसे पता है यहाँ पे हर चीज़ फाइनेंस और लीज पे होती है, तो वो उन्होंने भी इस चीज़ को लाइटली लिया और समझा कि उन्हें क्या ज़रूरत है। फिर वो प्रॉब्लम ये हुआ कि उनकी कार हादसे में डेथ हो गई। उसके बाद आप यकीन करें विद इन 4 to 5 months उनका हर चीज़ उनके हाथ से जाता रहा, उनकी फैमिली के। होता ही है कि कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लिक्विडिटी, कितनी जल्दी आप उस पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हर चीज़ पे लीज है, फाइनेंस है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। आपके पास अगर मंथली घर है, पेमेंट्स जा रही हैं, मंथली पेमेंट जा रही है, आप अगर घर भी हैं तो आप फौरन उस चीज़ को नहीं बेच सकते। सही। और अगर आप उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं देती तो वो टेक ओवर किया जाता है जो भी है। तो इस सिलसिले में उन लोगों के लिए भी ये मेरा मैसेज है कि जिनके पास सारा कुछ है,
उनके लिए भी इंश्योरेंस लेना उतनी ही ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स, ताकि उनके जाने के बाद एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस में ना चले जाए, उनको अपनी चीज़ें ना बेचना पड़े, गाड़ियाँ ना बेचनी पड़े, उनके पास इतनी कैश हो कि वो इन सारे मामलात को हैंडल कर सकें। तो ये चीज़ उसके पास, जिसके पास नहीं पैसा, उसके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास काफ़ी पैसा मौजूद है। दोनों सिचुएशन में ये आपके लिए एक फौरी तौर पे हाथ में फौरी पैसा तौर पे आना एक बैकअप बहुत का, जरूरी हाँ है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो ये कितने क्या प्रोसेस होता है क्लेम का, कि कितने अरसे में आप अप्लाई उनको क्लेम दाखिल कर सकते हैं और ले सकते हैं? जी, इंश्योरेंस कंपनी को जो कंसर्न होता है कि वो आपके डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे आपको मिल जाती हैं आप उसको सबमिट करते हैं अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी 1 से 2 वीक के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं, समटाइम्स जल्दी भी मिल जाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट का होना लाजमी होता है जी। कभी ऐसा हुआ है, होता होगा क्योंकि हम पाकिस्तान के से ताल्लुक रखते हैं, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, हम पाकिस्तान जाते आते रहते हैं, हमारी डेथ पाकिस्तान में हो जाती है, तो वो कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती? नहीं, अगर आपने डिक्लेयर करना पड़ता है कैसी जी हाँ, हुई वही है डेथ? उस सूरत में भी जो रिक्वायरमेंट्स वही रहती हैं। आपको इंश्योरेंस कंपनी को ये बात आपको शो करनी पड़ती है कि डेथ लिजिट हुई है, डॉक्यूमेंट्स और सारे। और अगर आपका, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अगर आपका बेनिफिशियरी आउट ऑफ कंट्री है, एज लॉन्ग एज इंश्योरेंस कंपनी के पास उनकी डिटेल मौजूद हो, तो वो जो बेनिफिशियरी अगर दूसरे मुल्क में है तो उनको उस मुल्क में भी पेमेंट जाके की जाती है। अच्छा, तो आपने दोनों सवालों का दोनों जवाब दे जी। दिया कि अगर बेनिफिशियरी पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री हो तो country। उसको भी मिल सकते हैं, और अगर डेथ पॉलिसी होल्डर की आउटसाइड ऑफ कंट्री होती है जी। तो भी कोई मसला नहीं होगा। एज लॉन्ग एज इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो दोनों सिचुएशन में। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए पॉलिसी कंपनी को। तो उस सूरत में अगर 3 बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है और हम कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते, तो उस बेनिफिशियरी का हिस्से का क्या बनता है? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते और वो बेनिफिशियरी मौजूद नहीं होता, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑप्शंस होती हैं कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि अब 3 की बजाय 2 बेनिफिशियरी हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी अगेन एंड द केस, आप उसमें इंश्योरेंस कंपनी से फाइट कर सकते हैं, उन इंश्योरेंस कंपनी से मजीद ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उस वक्त जिस बंदे ने ली होती है वो तो इस दुनिया में नहीं होता, तो क्वेश्चन आता है कि ये इस चीज़ में कौन आर्ग्यूमेंट करे। सही। वो बंदा भी नहीं है जो जिसका थर्ड हिस्सा था, तो वो जो बेनिफिशियरी अमाउंट होती है, तो उसमें होता ये है कि इस तरह के मामलात समटाइम्स ड्रैग ऑन करते हैं बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड यू एंड बेनिफिशियरी। तो इस चीज़ से बचना ही चाहिए कि क्यों इसमें कोई इस तरह का कोई डेफिनेटली आंसर नहीं होता कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी या डिवीजन कैसी होगी। ये चीज़ काफ़ी ड्रैग ऑन हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए, जैसे हमने पहले बात की, कि आपको इन्फॉर्म रहना चाहिए, आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अगर किसी बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है या वो मौजूद नहीं है, तो आप प्रॉपरली उस चीज़ को हैंडल करके उसमें रिप्लेसमेंट ज़रूर डालें या उन्हीं जो रह गए उनमें इक्वल डिवाइड कर दें। ठीक है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या औरतों को भी लेनी चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर उनके हस्बैंड नहीं ले रहे हैं, किसी वजह से इख्तलाफ होता उनको कि नहीं लेना चाहते, तो क्या औरतें भी ले सकती हैं? आई थिंक औरतों के लिए भी उतनी ज़रूरी है कि जितनी मर्दों के लिए होती हैं। जाहिर है औरतें लेंगी तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए लेंगी। उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो लेने के लिए कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। Exactly. अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो वो चाहेंगे कि वो पैसे उनके बच्चों को मिल सके ताकि उनके बच्चों के लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक हस्बैंड एक बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए लेगा, वही पर्पस होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब आप इंश्योरेंस के साथ में क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है तो मैं ये हमेशा देखता हूँ कि प्रायोरिटी किसकी है। अगर एक हस्बैंड बाय जॉब कर रहा है, वो फैमिली का मेन अर्नर है, तो प्रायोरिटी उसको होनी चाहिए, ताकि अगर उसके जाने से किस तरह इफेक्ट होगी ये सारी लाइफ। सही। ठीक है, अगर दोनों काम कर रहे हैं फिर दोनों को इक्वल प्रायोरिटी की बेस पे ये चीज़ लेनी चाहिए।
तो इसमें आपकी बात, जैसे आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल उनके लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है। आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि औरतों को लाजमी लेनी चाहिए मोर देन हस्बैंड्स। ऐसी इंश्योरेंस में कौन कौन सी प्रोडक्ट है, वो हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में उसको डिटेल से डिस्कस अच्छा, कोई करेंगे। ऐसी प्रोडक्ट है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कि एक पॉलिसी हो, उसमें दोनों के नाम हो, फर्स्ट टू डाई बेसिस, कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें आप चूज कर सकती हैं फर्स्ट टू डाई और लास्ट टू डाई। पहले अगर किसी को हस्बैंड वाइफ में से पहला कोई चला जाता है तो जो पैसे होते हैं वाइफ को मिल जाते हैं, या वाइफ चल जाती है तो हस्बैंड को मिल जाते हैं। इन सूरत में ये थोड़ी चीपर भी होती हैं और दोनों लाइफ्स कवर होती हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे बंदे को मिल जाते हैं तो वो पॉलिसी खत्म हो जाती है, एज अपोज टू सेपरेट पॉलिसी जो कि एक के जाने के बाद दूसरे की चलती रहती है। तो ये काफी अगेन इसमें पॉपुलर है ये, इज इट पॉपुलर? काफी पॉपुलर है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगेन क्लाइंट की नीड के मुताबिक हम सजेस्ट करते हैं। कुछ लोगों का जैसे बजट ऐसा होता है कि उसमें ये बेस्ट ऑप्शन होती है, क्योंकि वो लेना भी चाहते हैं और 2 लाइफ भी कवर करना चाहते हैं, और ये अफोर्डेबल होती है जी। जहां तक मेरे दिमाग में सवाल थे, कंसर्न थे, वो मैंने आपसे पूछे। अगर कुछ रह गया है तो आप उसमें ऐड करें। उसमें मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम में यही कहना चाहता हूँ कि अगेन कि आप लाइफ इंश्योरेंस को अपनी फैमिली के लिए सीरियस लेके चलें, क्योंकि जितना हम लोगों ने यहाँ पे लाइफस्टाइल है, जितने लोन्स मॉर्गेजेस ले रखी हैं, उसमें अगर हमें कल को कुछ हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी फैमिली के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही चलती रहे तो उसमें आप इस चीज़ को इस चीज़ पे ना छोड़ें कि ये खुद ब खुद हो जाएगी, बल्कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके चलें ताकि कल को आपके आने वाली जनरेशन को उसमें आसानी हो। और आप तो जाने के बाद, किसी के भी जाने के बाद जो मुश्किल होती है बाद में, इंसान तो चला जाता है, वो फाइनेंशियल बर्डन होता है। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जो फाइनेंशियल बर्डन को कम से कम कर सकता है और आपकी पीसफुल लाइफ फैमिली के लिए आगे चल सकती है। हमारे कल्चर में देखा गया है कि औरतें इन चीज़ों में खास तवज्जो नहीं देती, उसको इम्पोर्टेंट नहीं देती इन मामलात में, या कोई भी फाइनेंशियल होते हैं, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है? मैं ये मेरी प्रैक्टिस है कि जब भी मैं क्लाइंट के साथ बैठता हूँ तो मेरी कोशिश होती है हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ बात हो। उनको भी, वाइफ को भी उतनी ही अवेयरनेस होनी चाहिए इस सारे मामलात में, क्योंकि अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वाइफ प्राइमरी केयर टेकर बन जाती है फैमिली को। तो उनका एजुकेट होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेल का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, हमारा प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। वैसे तो ये मौजू बहुत तवील है और इस पे बहुत सारी तफसीलात ऐसी मौजूद हैं जो हमें ऑब्टेन करनी चाहिए, लेकिन वो हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती हैं। नाजरीन, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने का। जाने से पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज है, अपनों की कदर उनकी ज़िंदगी में करें, मरने के बाद तो गैर भी कांधों पे उठा लेते हैं। तो अपनों से मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें और उनकी कदर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. G20 Canada, Universal Promotions, Eglinton Carpet, Nanda Lawyers in association with Watan Kebab and Taza Chaiwala presents Nephews of Nusrat Fateh Ali Khan, Rizwan and Muazzam Ali Khan.
तशरीफ लाइए 16 नवंबर फ्राइडे के दिन 7:30 PM एट मीटिंग हाउस ओकविल. कॉल आमिर शम्सी 416-662-7861 और 416-783-1141. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स. सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. क्या जमाना आ गया है, ना मोहब्बत रही, ना चीजों में लज्जत. हाँ बाबूजी, सब कुछ बदल गया. दुरुस्त. बस ये नहीं बदला कि एक रस्क बचपन में छीन छीन कर खाता था. माशाअल्लाह, वही खूबी, वही लज्जत. बरखुरदार. लीजिए, हाजिर है केसीबी केक रस्क. शुरू से अब तक एक सी लज्जत. केसीबी केक रस्क. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210.